नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह मराठा परिसंघ पर आधारित है कि मराठा परिसंघ की क्या स्थिति थी आंग्ल मराठा संबंधों के समय में। इसके पहले हमने कर्नाटक की युद्ध देख लिए तीनों, उसके अलावा पानीपत का तृतीय युद्ध भी देखा है। प्लासी, बक्सर पढ़ते हुए हमने आंग्ल मैसूर संबंधों पर भी चर्चा कर ली है और अब हम आगे आंग्ल मराठा युद्धों पर आने वाले हैं जो 4 हुए थे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले मराठा परिसंघ की क्या स्थिति थी, क्योंकि जब तक हम मराठा परिसंघ नहीं समझेंगे तब तक हम अच्छे से आंग्ल मराठा संबंधों को नहीं समझ सकते। जैसे कि अभी तक हमने देखा कर्नाटक या मैसूर तो उसका एक सीमित क्षेत्र था, लेकिन जो मराठे हैं वह भारत में कहना चाहिए लगभग चारों तरफ फैले हुए हैं। जैसे अगर हम उत्तर में देखें ऊपर की तरफ तो ग्वालियर में सिंधिया एक मराठा शक्ति के रूप में विराजमान है। नागपुर में देखा जाए तो वहाँ भोसले हैं। इंदौर में होलकर है। बड़ौदा में गायकवाड़ है। और जिस समय आंग्ल मराठा युद्ध होगा उस समय पूना में पेशवा है। पेशवा के पहले यहाँ जो शुरुआत हुई थी वह एक छत्रपति से हुई थी और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि पहले कैसे छत्रपति बैठे और उसके बाद वह पद कैसे चेंज हो गया, बदल गया और उस गद्दी पर पेशवा विराजमान होने लगे। तो मराठा परिसंघ में अगर हम देखें तो जो पूना वाली जगह थी उसमें सारे मराठों का प्रमुख विराजमान होता था, चाहे ग्वालियर हो, चाहे इंदौर हो, चाहे नागपुर के भोसले हो या बड़ौदा के गायकवाड़ हो, लेकिन पूना में उनका प्रतिनिधि बैठता था। अंग्रेजों को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जिन बड़ी शक्तियों से युद्ध लड़ने पड़े उनमें मराठा परिसंघ प्रमुख था। अंग्रेज मराठा संबंधों को समझने के लिए मराठों के राजनीतिक संगठन की जानकारी अति आवश्यक है। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी 1627 से लेके 80 तक विराजमान थे। शिवाजी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। शिवाजी की युद्ध प्रणालियां आज भी आधुनिक युग में अपनाई जाती हैं। उन्होंने अकेले दम पर मुगल राजसत्ता को चुनौती दी थी। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था तथा माता जीजाबाई थी। शिवाजी महाराज योद्धा राजा के और अपनी बहादुरी, रणनीति और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने हमेशा स्वराज्य और मराठा विरासत पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है। तो मराठा परिसंघ की जो प्रमुख शक्ति है और जो पहली शक्ति है वह है छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के बाद संभाजी गद्दी पर बैठे।
1680 से 89 ईस्वी तक संभाजी जो है वह शिवाजी की तुलना में काफ़ी अयोग्य साबित हुए और उसका नतीजा यह हुआ कि औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ा, न केवल पकड़ा बल्कि उनको मौत के घाट भी उतार दिया। और संभाजी का एक लड़का था जिसका नाम था शाहू, जो आगे छत्रपति के रूप में आएगा। तो शाहू को औरंगजेब पकड़कर अपने साथ ले गया और शाहू जो जन्मजात छत्रपति है, शिवाजी का वंशज है, संभाजी का लड़का है, लेकिन उसका लालन पालन पूरा मुगल रीति रिवाज से हुआ और शाहू औरंगजेब की कैद में है। संभाजी की जब मृत्यु हो गई उसके बाद इस संघ को शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम ने संभाला और राजा राम के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने संभाला। राजा राम और उनकी पत्नी ताराबाई, इन दोनों ने मुगलों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम चलाया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो जो संभाजी का पुत्र शाहू था उसको कुछ महीनों बाद मुगलों ने छोड़ दिया और इसके बाद वह महाराष्ट्र पहुंच गया और आकर के छत्रपति बन गया। तो राजा राम और ताराबाई के बाद जो अगला छत्रपति सामने आ रहा है वह है शाहू। शाहू छत्रपति तो बन गया, लेकिन उसके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वह मराठों के रीति रिवाज, राजनीति, इन सब की जानकारी उसे नहीं थी। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपसे चर्चा की कि औरंगजेब शाहू को पकड़ कर ले गया था और वह काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली में रहा। मुगल रीति रिवाजों को तो वह जानता था, लेकिन अपने मराठा रीति रिवाजों का उसको बहुत अच्छे से ज्ञान नहीं था। 1760 से 49 तक यह गद्दी पर बैठा। राजनीतिक सूझबूझ शाहू के पास थी, क्योंकि वह है तो छत्रपति शिवाजी का ही वंशज। मनुष्यों को परखने की क्षमता भी अच्छी थी उसमें, लेकिन वह एक अच्छा सेना नायक नहीं था, क्योंकि उसको वह प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो पाया था जो एक छत्रपति को मिलना चाहिए। अतः शाहू ने अपने मंत्री जो जाति से ब्राह्मण थे, उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ, तो शाहू ने बालाजी विश्वनाथ नामक ब्राह्मण को, जो कि पेशवा थे और पेशवा मतलब प्रधानमंत्री माना जाता था, उन्हें अपनी जगह नियुक्त कर दिया। शाहू के बाद कोई भी छत्रपति इतना शक्तिशाली नहीं था जो मराठा संघ को एक डोर में बांध सके। अतः यहाँ से जो पेशवा का पद है वह वंशानुगत हो गया। तो शाहू के शासनकाल में ही पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, ऐसा माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ 713 से 720 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे और बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके पुत्र बाजीराव गद्दी पर बैठे, जो 720 से 740 ईस्वी तक बैठे।
बाजीराव के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठे, जो 740 से 61 ईस्वी तक बैठे। बाजीराव और बालाजी बाजीराव, इनके समय में मराठा साम्राज्य का चतुर्दिग विकास हुआ। महाराष्ट्र के अतिरिक्त गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड पर भी इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। राजस्थान में राजपूत राजा भी उनके प्रभाव क्षेत्र में थे। पूर्व में मराठे उड़ीसा तक जा पहुंचे और उत्तर में उन्होंने पंजाब तथा सहारनपुर तक गंगा, यमुना और दोआब को भी जीत लिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि बाजीराव और बालाजी बाजीराव के समय मराठा साम्राज्य की चारों तरफ उन्नति हुई थी। इसके बाद 1761 में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जिसके बारे में हम पानीपत के तृतीय युद्ध में पढ़ चुके हैं, तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। उसी वर्ष बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है और बालाजी बाजीराव के बाद उनका लड़का माधवराव गद्दी पर बैठता है। तो आप देख रहे हैं कि छत्रपति जो शाहू थे, उनके बाद पेशवा का पद वंशानुगत हो गया और क्रमशः पुत्र पुत्र और उसके बाद पुत्र विराजमान गद्दी पर हो रहा है। तो अब गद्दी पर बैठे हैं माधवराव। माधवराव एक प्रतिभाशाली शासक थे। दक्षिण में हैदर अली तथा निजाम को माधवराव ने कई बार पराजित किया था। इनके शासनकाल में उत्तर भारत में अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः स्थापना प्राप्त करने का अवसर मिला। मराठा सेनाओं ने मथुरा, आगरा और इटावा पर भी अपना अधिकार कर लिया। भरतपुर के जाट राजा ने भी मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगल सम्राट शाह आलम, जो इलाहाबाद में कंपनी के पेंशनर के रूप में रह रहा था, मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और दिल्ली लौट गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पेशवा माधवराव के समय तक मराठा संघ बहुत शक्तिशाली है। इसके बाद 1772 जिस समय वॉरेन हेस्टिंग का आगमन हो गया है और 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। एक तरफ एक शक्तिशाली मराठा की मृत्यु हो रही है और दूसरी तरफ एक राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ व्यक्ति, जिसको हम वॉरेन हेस्टिंग के नाम से जानते हैं, जो 73 में गवर्नर जनरल बन जाएगा, उसका आगमन हो रहा है। तो पेशवा माधवराव की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद अभी तक हमने देखा कि उनका पुत्र फिर पुत्र और फिर पुत्र बैठ रहा है गद्दी पर, लेकिन यहां माधवराव के बाद माधवराव का भाई नारायण राव गद्दी पर बैठा। जब भाई नारायण राव गद्दी पर बैठा तो माधवराव और नारायण राव के एक चाचा थे जिनका नाम था रघुनाथ राव, जिसको हम रघोबा के नाम से भी जानते हैं। तो रघुनाथ राव चाचा को इस बात में बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था कि वह गद्दी उन्हें क्यों नहीं मिल सकती। रघुनाथ राव ने माधवराव को भी बहुत परेशान किया था और जब भाई नारायण राव बैठ गया
तो रघुनाथ राव या रघोबा ने केवल नारायण राव को परेशान नहीं किया, बल्कि उनको मौत के घाट भी उतरवा दिया और स्वयं पेशवा की गद्दी पर वह कब्जा करके बैठना चाहते हैं। यह बात जब मराठा परिसंघ के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति नाना फडणवीस को पता चली, तो उन्होंने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पेशवा की गद्दी पर अब रघुनाथ राव को नहीं बैठने देंगे। इसके बाद नाना फडणवीस को यह भी पता चला कि नारायण राव की भले ही मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी जो पत्नी है गंगाबाई, उसके पेट में एक अजन्मा बच्चा आ चुका है। तब नाना फडणवीस ने यह घोषणा कर दी कि उस अजन्मे बच्चे के नाम से तब तक मैं गद्दी संभालूंगा और वह गद्दी उस बच्चे की होगी, लेकिन वह रघुनाथ राव को नहीं मिलेगी। तब रघुनाथ राव ने अपनी सारी हदें पार कर दी और वह जाकर के बंबई में अंग्रेजों से मिल गया और उसने खुद अपने घर में आग लगाई और अंग्रेजों से आग्रह किया कि आप हमारी मदद करें, हमें पेशवा की गद्दी पर बिठाएं, बदले में हम आपको बढ़ोच दे देंगे, सालासट दे देंगे, क्षतिपूर्ति दे देंगे और कुछ एडवांस भी उसने दे दिया। यहां से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होगी, जिसको हम अगले वीडियो के माध्यम से डिटेल में पढ़ेंगे। उस समय मराठा साम्राज्य आकार की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई था, किंतु उसका आंतरिक संगठन बहुत शिथिल था। औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य का स्वामी छत्रपति था, किंतु उसके हाथों में कोई सत्ता नहीं थी, वह नाम मात्र का छत्रपति था। उसकी राजधानी सतारा थी। साम्राज्य का वास्तविक प्रमुख पेशवा था और उसकी राजधानी पूना थी, किंतु पूरे मराठा साम्राज्य पर उसका प्रत्यक्ष शासन नहीं था। साम्राज्य के भीतर अगर हम देखें तो अनेक शक्तिशाली सरदार थे जिन्होंने अपने अपने राज्य कायम कर लिए थे। वे पेशवा को अपना प्रमुख तो मानते थे, किंतु वास्तव में वह स्वतंत्र शासक थे और स्वतंत्र रूप से रह रहे थे। वे अपनी अपनी सेनाएं रखते थे, अपनी इच्छानुसार युद्ध करते थे और अपने ढंग से अपने राज्यों का प्रबंधन भी करते थे। इन सरदारों में, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, ग्वालियर का सिंधिया था, इंदौर का होलकर था, बड़ौदा का गायकवाड़ था और नागपुर का भोसले, ये प्रमुख थे। इस प्रकार मराठा साम्राज्य लगभग स्वतंत्र राज्यों का ढीला ढाला संघ था, इसीलिए उसे परिसंघ कहते हैं। तो मैं आशा करती हूं कि आज के वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से मराठा परिसंघ की स्थिति समझ में आ गई होगी और इसके बाद अब हम आंग्ल मराठा के जो 4 युद्ध हुए हैं उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।